हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, मध्य MPPSC की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को, जो महेश कुमार वर्णवाल की बुक पर आधारित है। इसके अंतर्गत आज के हमारे टॉपिक रहेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में पढ़ेंगे कि यह क्या रहा, मध्य प्रदेश का इतिहास रहा। इसके संदर्भ में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इसकी थ्योरी को भी पढ़ेंगे। तो आज की थ्योरी को शुरू करने के पहले उसके एक टॉपिक का एक ओवरव्यू ले लेंगे कि आज हम किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत जैसे मध्य प्रदेश का जो प्रागैतिहासिक काल आता है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे पुरापाषाण काल के बारे में, मध्यपाषाण काल के बारे में, नवपाषाण काल के बारे में, और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, सबके बारे में विस्तृत में परिचर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। पौराणिक कालखंड क्या रहा मध्य प्रदेश का, इसके बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद काल में कौन कौन से जनपद मध्य प्रदेश में स्थापित हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इनकी स्थापना कब हुई थी। मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में मौर्य काल की स्थापना कब हुई, कब आया। शुंग वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में, हिंद यवन के संदर्भ में पढ़ेंगे। शक वंश के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे, नाग वंश, आभीर वंश, बोधि और मध्य वंश के बारे में, वाकाटक वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, ओलिगर वंश के बारे में, और इसी के साथ ही परिव्राजक या उच्च कल्प वंश जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। पांडु वंश के बारे में पढ़ेंगे और परिवर्ती गुप्त एवं मौखरी वंश के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के साथ ही कलचुरी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी दो शाखाएं, महिष्मती शाखा और त्रिपुरी शाखा के संदर्भ में विस्तृत में परिचर्चा करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में। इसी के साथ ही हम प्रत्येक लेक्चर में इसको अलग अलग पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो ये आज के पार्ट के अंतर्गत हम कलचुली राजवंश तक पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे स्टार्टिंग से। जैसे मध्य प्रदेश का ये इतिहास है, तो मध्य प्रदेश के इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हमें मध्य प्रदेश के इतिहास और पुरातात्विक अतीत का उद्भव, जिसे प्रागैतिहासिक काल से जाना जाता है, के बारे में माना जाता है। मध्य प्रदेश भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का प्रारंभिक केंद्र रहा है। तो मध्य प्रदेश भारत में किसका केंद्र रहा है? मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर मानव इतिहास के सुविधापूर्ण अध्ययन के लिए प्रागैतिहासिक काल को विभिन्न कालखंड में विभाजित किया गया है। यह कालखंड कौन कौन से हैं? इस कालखंड में सबसे पहले पुरापाषाण काल आता है, फिर आता है मध्यपाषाण काल, उसके बाद आता है नवपाषाण काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल आता है, और इस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है ताम्रपाषाणिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं पुरापाषाण काल के बारे में कि मध्य प्रदेश में इस काल का कहाँ पर विस्तार रहा सर्वाधिक। सबसे पहले देखते हैं कि पुरापाषाण काल में मध्य प्रदेश दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत के तत्कालीन हथियारों, औजारों तथा विभिन्न उद्योगों का संगम स्थल रहा है। तो यह किसका, मध्य प्रदेश दक्षिण भारत व उत्तर भारत के तत्कालीन हथियारों में किसका यह संगम स्थल रहा है? हथियारों, औजारों, विभिन्न उद्योगों का यह संगम स्थल रहा है। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोनार, सोन आदि नदी घाटियाँ, भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन, पचमढ़ी आदि स्थल पुरापाषाण काल से संबंधित रहे हैं। तो कौन कौन से स्थल पुरापाषाण काल से संबंधित रहे हैं? भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन, पचमढ़ी, और कौन नदियाँ? नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोनार और सोन प्रमुख नदियाँ पुरापाषाण काल से संबंधित रही हैं। अब आता है कि नर्मदा नदी जो है वह पाषाणकालीन मानव सभ्यता के विकास की मुख्य भूमि रही हुई है। तो नर्मदा नदी मुख्य भूमि रही है। नर्मदा नदी घाटी में सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल और उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हस्तनिर्मित और प्राकृतिक वस्तुओं को औजार या हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो हस्तनिर्मित और प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको औजार या हथियार के रूप में निर्मित किया गया है। इसी के साथ ही इस काल में प्रमुख औजारों में बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, खुरचन तथा मुष्ठ आदि सम्मिलित हैं। और ये कुल्हाड़ियाँ नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में देवरी, सुखचाई नाला, बुरधाना, कैन घाटी, बरखुस, संग्रामपुर तथा दमोह जिले में प्राप्त हुई हैं, जो अमरकंटक से होशंगाबाद जिले तक विस्तृत हैं, और नर्मदा घाटी से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं।
अब जानते हैं कि इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी। पुरातात्विक डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिला में हथनौरा नामक स्थान पर उत्खनन से मानव जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त किए, जो अब तक भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में प्राचीनतम है, और इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? नर्मदा मानव रखा गया। और यह पुरातात्विकविद किसके द्वारा खोजे गए हैं? डॉक्टर अरुण सोनकिया के द्वारा 5 दिसंबर 1982 को। अब एच.डी. साकलिया तथा सुपेरकर को महादेव पिपरिया जो होशंगाबाद से 860 औजार प्राप्त हुए हैं, तथा जबलपुर के भेड़ाघाट के समूह जल प्रक्रिया द्वारा वेल्लित पर्त या जिसे फ्लैग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त नरसिंहपुर के निकट भूतरा नामक स्थान से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण माने जाते हैं। तो ये इसके संदर्भ में इसकी कुछ स्पेशलिटी है, जिसमें प्रमुख स्थान नर्मदा नदी घाटी का रहा है, जिसके आसपास के क्षेत्र में एक कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें होशंगाबाद के पिपरिया में यह 860 औजार प्राप्त हुए हैं, और बेल्लिक पर्त वाले यह भेड़ाघाट में इसके औजार प्राप्त हुए हैं। यह पुरापाषाणकालीन स्थल है जहाँ से यह औजार और यह खोजें हुई हैं। अब जानते हैं मध्यपाषाण काल के बारे में कि मध्यपाषाण काल क्या, इसके संदर्भ में कहाँ से कौन कौन से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जैसे होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय में से आर.बी. जोशी ने मध्य पाषाणकालीन 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हुए हैं। तो कहाँ से यह प्राप्त किए हैं? होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय से आर.बी. जोशी ने मध्य पाषाणकालीन लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हुए हैं। आदमगढ़ से मानव के पशुपालक होने का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, और इसके अतिरिक्त यहाँ से मानव शव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण भी मिलता है। C.L. कार्लाइल द्वारा वर्ष 1867 में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की गई थी, और धार जिले में प्रसिद्ध बाघ गुफा है जो बाघिन नदी के तट पर स्थित है। वहाँ पर मध्य पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल में उपकरणों की प्राप्ति हुई है। यह मध्य पाषाण कालीन स्थल की प्रमुख स्पेशलिटी है। अब आता है, जानते हैं नवपाषाण कालीन स्थल के बारे में कि नवपाषाण काल जो नियोलिथिक पीरियड है उसके संदर्भ में कि भोपाल में स्थित मनु आभान टेकरी या नेवरी गुफा तथा श्यामला पहाड़ी के शैलाश्रयों से अनेक खांचेदार क्रोट तथा लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? भोपाल में स्थित मनु आभान टेकरी, नेवरी गुफा तथा श्यामला पहाड़ी के शैलाश्रयों से खांचेदार क्रोट और लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब आता है कि जो भोपाल का बैरागढ़ है, बैरागढ़ के निकट स्थित शैलाश्रयों से अर्धचंद्राकार, समलंब आदि नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जबलपुर में नर्मदा नदी के भेड़ाघाट, तिलवारा घाट और लम्हेटा घाट में नवपाषाणकालीन स्थल जुम्मन बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, और इसके अतिरिक्त रीवा संभाग के अंतर्गत सोन नदी की घाटी तथा इटार पहाड़, बनास तथा मोहन नदी घाटी के मध्य अनेक नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इसकी प्रमुख स्पेशलिटी है। और रीवा जिले में चचाई जलप्रपात तथा गोविंदगढ़ पहाड़ तालाब के निकट लघु पाषाणकालीन उपकरण खोजे गए हैं, जिसमें दमोह जिले के दक्षिण पूर्व में स्थित संग्रामपुर घाटी से 1866 में नवपाषाणकालीन अवशेषों की प्राप्ति हुई है। यह इसकी प्रमुख स्पेशलिटी है। यह किसकी स्पेशलिटी है? यह है नवपाषाण काल की है, जिसमें अभी तक हमने पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को देखा। अब जानते हैं ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में कि इसकी क्या स्पेशलिटी है। कि मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण काल के अवशेष मालवा क्षेत्र के नवदा टोली, नागदा, कायथा, आवरा, एरण और बेशनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों पर उत्खननों से मृतक भांड, धातु निर्मित बर्तन एवं उपकरण आदि प्राप्त हुए, जिसे 1859 ईस्वी में जबलपुर से एक कुल्हाड़ी जिसे तांबा एवं टिन से निर्मित के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि 1970 के डोंगरिया जो बालाघाट के समीप ग्रामीणों को 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर इसके प्रमुख शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय एवं शैलचित्र के बारे में, जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उनके स्थान के बारे में देखते हैं। शैलाश्रय और शैलचित्र के बारे में जानते हैं कि यह कौन कौन से शैलाश्रय यहाँ से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। पहला आता है लिखी छाज शैलाश्रय, जो करसा मुरैना से प्राप्त हुआ है।
लिखी दंत शैल चित्र जो है वह चंदेरी अशोकनगर। दाता शैल चित्र जो है वह बिजावर छतरपुर। फिर आता है चूर्णागुंदी शैल चित्र जो है कांति होशंगाबाद में। निशानगढ़ काजरी शैल चित्र पचमढ़ी होशंगाबाद में। बेल खंडार शैल चित्र पचमढ़ी होशंगाबाद में। हर्रापाल शैल चित्र बोरी होशंगाबाद में। झिंझारी शैलाश्रय जो प्राप्त हुआ है वह कटनी से। रानी माची शैलाश्रय चित्रंगी सिंगरौली से प्राप्त हुआ है, ये इसके प्रमुख शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तथा रायसेन जिले के अंतर्गत इसमें भीमबेटका से लगभग जो 700 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं उनमें लगभग 500 शैलाश्रय में चित्रांकन किया गया और इन चित्रों को लाल व सफ़ेद रंगों का उपयोग किया गया। होशंगाबाद जिले के पनारपानी ग्राम में स्थित मामा भांजा शैलाश्रय के लगभग 29 चित्र प्राप्त हुए हैं, इसके प्रमुख भाग है। अब आता है कि मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में जानते हैं कि मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति क्या रही। मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ नवदा टोली और महेश्वर में उत्खननों से विशिष्ट रूप से ताम्रपाषाणिक सभ्यता का में प्रकाश में आई हुई है। इसे मालवा या नवदा टोली ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है और यह संस्कृति नवदा टोली नर्मदा घाटी और उत्तरी तट पर तथा महेश्वर नर्मदा घाटी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह इसकी स्पेशलिटी और इस संस्कृति के अन्य स्थल में नागदा, एरण, कायथा, मनोती इनाम गाँव आते हैं और इस संबंधित स्थलों में उत्खनन और सर्वेक्षण का मुख्य श्रेय HD साकलिया को जाता है। इस संस्कृति का प्रमुख स्थल कायथा है और यह उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर चंबल की सहायक नदी काली सिंध के दाएं तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1964 में VS वाकड़कर ने की हुई थी। जो मालवा के विभिन्न स्थलों से भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए और इन मृदभांडों का अलंकरण ऊपरी आरेख एवं चिपकावा विधि द्वारा काले व गुलाबी रंग से किया गया है, जो मालवा की मृदभांड परंपरा को कहा जाता है। तो ये इसके मालवा की संस्कृति की प्रमुख स्पेशलिटी है। और यहाँ के जो निवासी हैं वह गृह निर्माण में मिट्टी और बांस का प्रयोग करते थे और इस संस्कृति का जो आर्थिक ढांचा है वह ग्राम प्रधान था और यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य कृषि एवं पशुपालन था। और HD साकलिया ने इस संस्कृति की तिथि 1000 से 500 ईसा पूर्व अनुमानित की थी, परंतु रेडियो कार्बन 14 विधि के अनुसार इस तिथि को 1700 से 1200 ईसा पूर्व की प्रतीत होती है। इसके संदर्भ में मालवा संस्कृति की ताम्रपाषाणिक संस्कृति की स्पेशलिटी है। आप जानते हैं ऐतिहासिक काल या लोह युग के बारे में कि लोह युग के संदर्भ में मध्य प्रदेश में लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य तथा दूसरे चित्रित अवशेष मालवा क्षेत्र, भिंड, मुरैना और ग्वालियर से प्राप्त हुए और लगभग यह 1000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ पुरातत्वविद हैं जिसमें नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण में आता है मैक क्राउन, शूपेकर, RB जोशी, SD साकलिया, AP खत्री, सुब्बा राव पीटरसन आदि आते हैं। फिर आता है सोन घाटी सर्वेक्षण का जो सर्वेक्षण किया गया वह पुरातत्वविद रहे निसार अहमद, रीवा सतना क्षेत्र के GR शर्मा, चंबल घाटी क्षेत्र के AP खत्री, AK श्रीवास्तव, प्रोफेसर वाकड़कर और ग्वालियर क्षेत्र के जो प्रमुख पुरातत्वविद रहे वह BB लाल रहे, इसके प्रमुख संदर्भ में रहा है। यहाँ पर हमने इसके ताम्रपाषाणिक संस्कृति को पढ़ा जिसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाणिक काल और मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति और ऐतिहासिक काल के बारे में या लोह युग के बारे में देखा। इससे संबंधित जो पुरातत्वविद रहे जिसमें नर्मदा घाटी क्षेत्र के मैक ब्राउन, शूपेकर, RB जोशी, डॉक्टर HD साकलिया, AB खत्री रहे हैं और AB खत्री, सुब्बा राव पीटरसन आदि रहे हैं। सोन घाटी क्षेत्र के निसार अहमद, रीवा सतना क्षेत्र के GR शर्मा, चंबल घाटी क्षेत्र के AB खत्री और SK श्रीवास्तव, प्रोफेसर वाकड़कर और ग्वालियर क्षेत्र के BB लाल रहे, इसके प्रमुख पुरातत्वविद रहे हैं। अब पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में जो इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। वैदिक सभ्यता जो है वह उत्तर वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों तथा आरण्यकों के में मध्य प्रदेश से संबंधित विवरण प्राप्त हुए। कौशिकी उपनिषद में अप्रत्यक्ष रूप से विंध्य पर्वत का उल्लेख किया गया है तथा इसके अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण में और वैदिकतर साहित्य में रेवोत्तरम का उल्लेख भी मिलता है, जिसे इतिहासकार बेबर रेवा नदी को मानते हैं। तो इसके संदर्भ में कहा गया है कि जो उत्तर वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक जो हैं वह मध्य प्रदेश के संबंधित विवरण इससे प्राप्त हुए हैं।
कौशिकी उपनिषद में अप्रत्यक्ष रूप से विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है, जो मध्य प्रदेश की का प्रमुख पर्वत है। और शतपथ ब्राह्मण तथा वेदोत्तर साहित्य में रेवोत्तरम का उल्लेख मिलता है, जिसे इतिहासकार बेबर रेवा नदी मानते हैं। महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में नर्मदा घाटी क्षेत्र में यादवों का एक समूह बस गया था और यहीं से इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन प्रारंभ हुआ था। उत्तर वैदिक काल में कुछ अनार्य विशेषकर निषाद जाति के लोगों को ऐतरेय ब्राह्मण भी का उल्लेख मिलता है, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करते हैं। इसके संदर्भ में प्रमुख पॉइंट है। अब आता है पौराणिक कालखंड के बारे में देखते हैं। तो पौराणिक कालखंड के अनुसार करकोट नागवंशी शासक नर्मदा के किनारे काठी के शासक और उन्होंने अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुत्स के साथ किया हुआ था। पुरुकुत्स ने रेवा नदी का नाम परिवर्तित कर नर्मदा नदी किया गया था और इसी वंश के मुचकुंद ने विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच मानधाता नगरी की स्थापना की हुई थी, जो आधुनिक में खंडवा है। और यह कालांतर में यदुवंश की है नामक शाखा के राजा महिष्मति से मानधाता नगरी पर अधिकार कर इसका नाम महिष्मति रख दिया गया। तो इसमें एक पौराणिक कहानी है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जो करकोट नागवंशी शासक रहे, उन्होंने नर्मदा के किनारे काठी के शासक थे। वह उन्होंने अपनी पुत्री जो थी नर्मदा, उसका विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुत्स से किया हुआ था। पुरुकुत्स ने रेवा नदी पर नाम परिवर्तित कर नर्मदा कर दिया गया और इसी वंश के मुचुकुंद ने विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत के बीच से मानधाता नगरी या खंडवा की स्थापना की हुई थी, जो कालांतर में यदुवंश की है नामक शासका के राजा महिष्मत ने मानधाता नगरी पर अधिकार कर इसका नाम महिष्मति रख दिया गया था। यह एक पौराणिक कालखंड है। अब आता है कि है वंश में कीर्तिवीर अर्जुन, जो सहस्त्रार्जुन कहलाते थे, उन्होंने महाप्रतापी जो राजा थे, जिन्होंने कारकोट के युद्ध में अनुपदेश, जो नेवाड़ वर्तमान का है, को पराजित किया। अर्जुन के पश्चात जयध्वज तालजंद ने बीतिहोत्र ने शासन किया और उस समय तुंडिकेर, दमोह, त्रिपुरी तेवर, दर्शाण विदिशा, अनूप नेमाड़ एवं अवंती, उज्जैन आदि जनपद थे उसके संदर्भ में। रामायण काल में मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकालांतर तथा दंडकारण्यक थे, जहाँ कालिदास के महाकाव्य में रघुवंश के वंशम के अनुसार भगवान श्री राम के पुत्र कुश, जो दक्षिण कौशल के राजा थे, तथा शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती, जो सुबाहु रहे, ने दर्शाण या विदिशा पर शासन किया। यह रामायण काल के संदर्भ में। रामायण महाभारत तथा पुराणों के अनुसार अंतिम व्यवस्थित मनु के 10 पुत्रों में से करुष नामक पुत्र द्वारा कारुष या कुरुष देश की स्थापना की गई थी, जिसे वर्तमान में बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके संदर्भ में यह पौराणिक कहानी है। यायाति के पुत्र जो रहे वह यदु द्वारा स्थापित यादव वंश का राजा चरमावती, जैसे चंबल, बेत्रवती, बेतवा और सुक्तिमती, जिसे कैन नदी के तट पर स्थित था, और बुंदेलखंड के दतिया जिले का नाम महाभारत के वर्णित कुख्यात दैत्य दंतवक्र के नाम पर रखा गया था। दंतवक्र को भगवान श्री कृष्ण ने पराजित किया हुआ था, जिसके पश्चात वे गोपाल कक्ष कहलाए और इसी आधार पर उन्होंने ग्वालियर की पहाड़ियों को गोपालगिरी कहा जाना गया। यह इसके प्रमुख पौराणिक कालखंड है। अब जानते हैं इसके कुछ मध्य प्रदेश के कुछ पुरातात्विक स्थल रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल कौन कौन से रहे हैं। जैसे जो मंदसौर के पास में है हिंगलाजगढ़, आवरा, इंद्रगढ़ है, जिसमें आवरा जो है वह डॉक्टर H.B. त्रिवेदी के निर्देशन में ताम्रपाषाणिक सामग्री और रोमन सभ्यता के संपर्क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर आता है जो ग्वालियर में स्थित है पवैया ग्यासपुर, और यहाँ पर भरूत सतना में है, जो 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा बौद्ध स्तूप की खोज की गई थी। चंदेरी अशोकनगर में, बेशनगर विदिशा में, सागर से एरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कृष्णदंत वाजपेयी के निर्देशन में ताम्रपाषाणिक सामग्री में सती प्रथा तथा सती प्रथा के प्रचलन के प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसा कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। उज्जैन के डांगवाला में, सीहोर में हथनौरा में यह नर्मदा मानव तथा विलुप्त हाथी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद में आदमगढ़ में कृषि एवं पशुपालक के साक्ष्य मिले हैं। रायसेन के भीमबेटका में भारत के प्रागैतिहासिक मानव के प्रथम साक्ष्य, निवास स्थल तथा चित्रशैला से प्राप्त हुए हैं। महेश्वर निर्माण से खरगोन जो पश्चिमी निर्माण में है, बैनौदा टोली में है, SD साकरिया के निर्देशन में ताम्रपाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं।
इसमें अभी तक हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा कि यह वैदिक सभ्यता का निर्माण किसमें हुआ। वैदिक सभ्यता जो है वह उत्तर वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों तथा आरण्यकों से संबंधित मध्य प्रदेश के विवरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें विंध्य पर्वत का उल्लेख किया गया है, जो इसका अप्रत्यक्ष जो रूप से इसे कौशिकी उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है, और शतपथ ब्राह्मण तथा वैद्योत्तर साहित्य में रेवुत्रम का उल्लेख मिलता है। और महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में नर्मदा नदी में यादवों का समूह बनाया गया और यहीं से आर्यों का आरंभ हुआ। ये आर्यों के आगमन के बारे में है। पौराणिक कालखंड को देखते हैं तो पौराणिक कालखंड में इच्छाबु वंश के राजा पुरुकुत्स के साथ नर्मदा का विवाह हुआ था, और नर्मदा नदी जो नर्मदा का नाम रेवा नदी का नाम परिवर्तित करके नर्मदा कर दिया गया था, और इसमें मुचुकुंद में विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत के बीच मांधाता नगरी की स्थापना की हुई थी। इसके संदर्भ में है। रामायण काल के में देखते हैं तो रामायण काल में कालिदास के महाकाव्य रघुवंशन में भगवान श्री राम के पुत्र कुश जो दक्षिण कौशल के राजा रहे, शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती जो शुभाहु ने दक्षिणात विदिशा पर शासन किया। रामायण और महाभारत और पुराणों के अनुसार जो अंतिम व्यवस्थ मनु के जो 10 पुत्रों में से करुष नामक पुत्र द्वारा करुष देश की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और ययाति के पुत्र जो यदु द्वारा स्थापित यादव वंश राज्य चंद्रमावती, बेत्रवती और सूक्तिमती नामक नदी तक विस्तृत था, जिनमें बुंदेलखंड के दतिया जिले का नाम महाभारत में वर्णित कुख्यात दैत्य दंतवक्र के नाम पर रखा गया है। और दंतवक्र को भगवान श्री कृष्ण ने पराजित किया हुआ था, जिसके पश्चात वे गोपाल कक्ष कहलाए, और इसी आधार पर ग्वालियर की पहाड़ियों को गोपालगिरी कहा जाता है। इसके संदर्भ में कुछ एक पौराणिक मान्यताएं हैं। अब जानते हैं महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं कि महाजनपद काल के बारे में कि यह काल में 16 जनपदों में से मध्य प्रदेश में कितनी जहाँ जनपद रही और इनका निर्माण कहाँ कहाँ तक रहा, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक रहा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में उल्लेखित 16 महाजनपदों जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में से चेदी और अवंती नामक 2 महाजनपद जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो 16 जनपदों में से मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? 2 महाजनपद हैं, जिसमें चेदी और अवंती। अब जानते हैं अवंती के बारे में कि अवंती की स्पेशलिटी क्या है। अवंती महाजनपद मध्य और तथा पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित है। इसके 2 भाग हैं, एक आता है एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। नॉर्थ जिसे उत्तरी अवंती कहा जाता है और जैसे दूसरे को दक्षिणी अवंती कहा जाता है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी रही है तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी अवंती रही है तथा अवंती की राजधानी महिष्मती रही है। मतलब जो 2 अवंती रही, अवंती जिसमें उत्तरी अवंती है जिसकी राजधानी उज्जैनी और दूसरी अवंती है उसकी राजधानी महिष्मती रही। इन दोनों के मध्य बेत्रवती या बेतवा नदी प्रवाहित होती थी। जीविकों के लेखों में विदिशा, गोन नद जो आधुनिक दुराहा, उज्जैन तथा महिष्मती का उल्लेख मिलता है, जिसमें बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार अवंती के 2 अन्य प्रसिद्ध नगर कुरघर, सुदर्शनपुर में अवंती बौद्ध धर्म का सुप्रसिद्ध केंद्र था और इसका बौद्धकालीन नाम अच्युतगामी तथा अच्युतगामिनी था। तो इसका क्या स्पेशलिटी है कि अवंती को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी और इन दोनों के मध्य बेत्रवती या बेतवा नदी प्रवाहित होती थी। अब जानते हैं चेदी के बारे में जो दूसरा महाजनपद रहा। चेदी राज्य का विस्तार सोन और नर्मदा नदी घाटियों के मध्य था, जो परिवर्ती चेदी राज्य में कलचुरी राजवंश का शासन था, जिसका विस्तार उत्तर में कालिंजर तक था और महाभारत कालीन चेदी राज्य की राजधानी सूक्तिमती थी, जिसे जातक कथाओं में सोत्तीवती कहा गया था। तो चेदी राज्य की राजधानी सूक्तिमती थी, जिसे जातक कथाओं में सोत्तीमती कहा गया। अब पढ़ते हैं मौर्यकाल के बारे में कि मौर्यकाल के विस्तार के बारे में कि यहाँ पर किस राजा ने शासन किया। विशाल मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सम्मिलित था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गुजरात जो सौराष्ट्र में स्थित है, चंद्रगुप्त का गवर्नर जिसे प्रांतपति पुरुगुप्त शासन करता था। चंद्रगुप्त के शासन में सौराष्ट्र, मालवा व अवंती भी शामिल थे। चंद्रगुप्त के शासन में कौन कौन सा राज्य शामिल था? सौराष्ट्र, मालवा तथा अवंती, जिसमें मालवा मध्य प्रदेश में आता था, अवंती मध्य प्रदेश में आता था, सौराष्ट्र गुजरात में आता था।
यहाँ पर 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिंदुसार के शासनकाल में अशोक 11 वर्ष तक अवंती का प्रांतपाल था। उसने उज्जैनी को अपनी राजधानी बना। जो बिंदुसार का जो पुत्र था वह 11 वर्ष तक अवंती का प्रांतपाल था और उन्होंने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। मध्य प्रदेश के गुर्जरा और रूपनाथ लघु शिलालेख से अशोक के शासन की जानकारी मिलती है, जिसमें गुर्जरा लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक, नाम प्रिय और प्रियदर्शन मिलता है। जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक का नाम किस अभिलेख से मिलता है, यह गुर्जरा के लघु शिलालेख से अशोक का नाम अशोक, नाम प्रिय, प्रियदर्शनी उल्लेखित होता है। महावंश के प्रमाण के अनुसार विदिशा या बेसनगर में अशोक की भेंट एक शक वंश के व्यवसायी की पुत्री देवी कुमार देवी से हुई, जिसने उसने विवाह कर लिया। गुप्त काल तक सांची का नाम काकनादबोट था और यहाँ पर अशोक का संघभेद अभिलेख मिला हुआ है, जिसमें उसने संघभेद को रोकने के लिए राजाज्ञा प्रदान की हुई थी। तो इसका जो सांची का नाम कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्त काल में सांची का नाम काकनादबोट था। गुप्त काल में काकनादबोट था, जो अशोक के संघवेद अभिलेख से मिला हुआ है, जिसमें संघवेद को रोकने के लिए राजाज्ञा प्रदान की हुई थी। अब आता है कि मौर्यकालीन स्मारक के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है सांची के स्तूप के बारे में। सांची के स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण किया हुआ था, जो मूल रूप से ईंटों से निर्मित था और 1818 में जनरल टेलर ने इसकी खोज की हुई थी। अब आता है तुमैन का स्तूप। तुमैन का स्तूप जो जिला अशोकनगर में स्थित है, जो विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग स्थित था और यहाँ पर 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप भी स्थापित किए गए थे। अब पढ़ते हैं उज्जैन के बौद्ध महास्तूप के बारे में कि जो महाराज सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया था, जिसके अवशेष को वैश्य टेकरी कानीपुरा नामक टीले में विद्यमान किया गया था। अब आता है कसराबाद के स्तूप। कसराबाद जो वर्तमान में जिला खरगोन है, खरगोन में स्थित इतवर्णी नामक टीले के उत्खनन से 11 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। फिर आता है देयर कुठार के स्तूप, जिसमें एक देयर कुठार जो जिला रीवा में स्थित है, वहाँ पर मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। पानगुराड़िया का स्तूप जो पानगुराड़िया जो सीहोर में स्थित है, वहाँ पर मौर्यकालीन प्रदक्षिणापत्र स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन स्मारक में कौन कौन सा है? पहला आता है सांची का स्तूप, जो सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जो ईंटों से निर्मित है और इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। फिर आता है तुमैन का स्तूप, जो जिला अशोकनगर में स्थित है। उज्जैन का बौद्ध महास्तूप, जो अशोक की पत्नी कुमार देवी के लिए एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया था। कसराबाद के स्तूप, जो जिला खरगोन में स्थित है, वहाँ पर इतवर्णी नामक टीले के उत्खनन से 11 मौर्यकालीन स्तूप की प्राप्त हुए हैं। देवर कुठार के स्तूप, जो जिला रीवा में स्थित है, जहाँ पर मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। पानगुराड़िया का स्तूप, जो सीहोर में स्थित है, वहाँ पर प्रदक्षिणा पथ युक्त स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो यह अलग अलग स्तूप अलग अलग जगह पर अलग अलग विशेषताओं के साथ प्राप्त हुए हैं। अब पढ़ते हैं शुंग वंश के बारे में कि शुंग वंश के बारे में क्या रहा है। मौर्य वंश के पतन के बाद मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर शुंग वंश का अधिकार रहा था। कालिदास द्वारा रचित मालविगान मित्रम के अनुसार युवराज अग्निमित्र अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के प्रतिनिधि के रूप में विदिशा में शासन करते थे। कौन शासन करते थे? युवराज अग्निमित्र ने अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के प्रतिनिधि के रूप में विदिशा में शासन करते थे और शुंग वंश के वंशज उज्जैन से संबंधित थे और शुंग वंश के 8वें शासक भागवत, जिसे काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल के ग्रीक राजा एंटिलियकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया हुआ था। उसने यहाँ पर भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। इसे वर्तमान में खामबाबा के नाम से जाना जाता है और विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नगर सतना से 14 किलोमीटर दूर स्थित उचेहरा के भरूत बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण भी शुंग काल में करवाया गया था। अशोक द्वारा निर्मित कराए गए सांची के स्तूप में 4 दीवारी और प्रवेश द्वार शुंग काल से निर्मित कराए गए थे। तो यह शुंग काल की स्पेशलिटी है, जिसका विकास मध्य प्रदेश में मौर्य वंश के पतन के पश्चात हुआ था, जिसमें कालिदास द्वारा रचित मालविगान मित्रम के अनुसार युवराज अग्निमित्र ने अपने पुत्र
अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के प्रतिनिधि के रूप में विदिशा में शासन किया हुआ था और शुंग वंश के जो वंशज उज्जैन से संबंधित थे उन्होंने 8वें शासक भागवत जो काशीपुत्र भागभद्र था के शासनकाल में ग्रीक राजा एंटिलियाकिड्स का राजदूत हेलिडोरस विदिशा में आया हुआ था और उसने यहाँ पर भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया गया, जिसे वर्तमान में खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। और विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नगर सतना से 14 किलोमीटर दूर स्थित उचेहरा के भरहूत स्तूप बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण भी शुंग काल में करवाया गया था और अशोक द्वारा निर्मित कराए गए सांची के स्तूप में 4 दीवारी और प्रवेश द्वार भी शुंग काल में निर्मित किए गए थे। तो इसमें शुंग काल में यह कार्य हुआ था। अब पढ़ते हैं सातवाहन वंश के बारे में कि सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने विदिशा के शासक कण्व को पराजित कर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था। सिमुक के प्रपौत्र सातकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा तथा अनूप तक अधिकार कर लिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री के पूना तथा नासिक के शिलालेखों में अनूप निमाड़ आकार पूर्वी मालवा अवंती पश्चिमी मालवा पर विजय प्राप्त का उल्लेख मिला हुआ है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का उल्लेख सांची के स्तूप में दक्षिणी तोरण द्वार के शिलालेख में भी प्राप्त हुआ है। सातवाहन शासकों ने राजा श्री रसात के नामांकित सिक्के उज्जैन, देवास, होशंगाबाद जिसे जमुनिया, जबलपुर, तेवर, भेड़ाघाट, त्रिपुरी तथा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी में 130 ईस्वी से 154 ईस्वी में सिक्के भिलसा तथा देवास से प्राप्त हुए और तथा अंतिम सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के बेशनगर, तेवर, देवास से प्राप्त हुए, जिसमें त्रिपुरी से सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके प्रमुख सातवाहन वंश के प्रमुख कार्य हैं। अब पढ़ते हैं हिंदेवन वंश के बारे में, जो मध्य प्रदेश के हिंदेवन शासकों में प्रसिद्ध मेनांडर के सिक्के बालाघाट जिले में प्राप्त हुए और उसी काल में रोमन शासकों ने सिक्के मंदसौर जिले के आवरा में भी प्राप्त हुए। अब पढ़ते हैं शक वंश के बारे में, जो कादरमक वंश के चष्टन तथा उसके पुत्र रुद्रदामन के नेतृत्व में पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तथा उन्होंने गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा नहपान से जीते गए सभी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया, स्थापित किया। इसमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार जूनागढ़ में सातकर्णी के 2 बार परास्त कर अन्य प्रांतों के साथ पूर्वी और पश्चिमी में मालवा और महिष्मती के आसपास के प्रदेशों को जीत लिया था और इस बात की पुष्टि टॉलमी द्वारा चष्टन और उज्जैन या उज्जैनी का राजा बताए जाने से भी होती है, जिसे कादरमक वंश का संस्थापक चंदन काठियावाड़ और उज्जैन के शासन करता था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और चष्टन के सिक्के उज्जैन तथा शिवपुरी में प्राप्त हुए हैं। शक वंश से संबंधित सिक्के शिवपुरी, सांची, सिवनी, बेशनगर आदि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। शक क्षत्रपों का उल्लेख उज्जैन से, महाक्षत्रप रुद्रसिंह का उल्लेख खेरखेड़ी शाजापुर से मिला हुआ है तथा श्रीधर बर्मन से अभिलेख एरण और सांची के समीप कानाखेड़ा से प्राप्त हुए। इसके प्रमुख शक वंश में के प्रमुख शासक के बारे में और रुद्रदामन द्वारा जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसमें सातकर्णी के 2 बार परास्त करने के बारे में बताया गया है। अब आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश के बारे में, कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क रहा, जो उसका शासनकाल 78 से 105 ईस्वी तक रहा है। कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क ने उज्जैन के पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को युद्ध में पराजित किया तथा मालवा का कुछ भाग शकों से छीन लिया तथा शहडोल से प्राप्त कुषाण शासकों ने 757 सिक्कों में से 324 सिक्के कनिष्क के प्रथम के रहे हैं। कुषाण शासक बिम कैटफिसस का एक सिक्का विदिशा से प्राप्त हुआ है, जिसमें कनिष्क के शासनकाल में झाझापुरी शहडोल से प्राप्त हरदा से प्राप्त हुआ है। वासुदेव प्रथम का तांबे का एक सिक्का जबलपुर तेवर से प्राप्त हुआ है, परंतु वासुदेव प्रथम के उत्तराधिकारी का मध्य प्रदेश के शासन में कोई प्रमाण नहीं मिलता है और कुषाणकालीन अभिलेखों में कनिष्क के सांची का अभिलेख तथा जबलपुर भेड़ाघाट के 2 मूर्ति लेख का प्रमुख रहे हैं। तो यह कनिष्क के शासनकाल से कुषाण वंश के संदर्भ में इसके प्रमुख इम्पोर्टेंस है। अब जानते हैं नांग वंश के बारे में कि नांग वंश के संदर्भ में क्या रहा। कुषाणों के पतन के पश्चात नांग वंश की स्थापना हुई, उसके बाद नांग वंश के शासकों का उत्कर्ष हुआ। नांग वंश की स्थापना विदिशा में हुई थी, जिसमें नांग वंश की प्रमुख शाखाएं रहीं, जिसमें पद्मावती जो ग्वालियर में तथा मथुरा में स्थापित की गई।
कहाँ पर स्थापित की गई? ग्वालियर और मथुरा में, और इसकी स्थापना विदिशा में हुई थी। बेशनगर से नांग शासकों के तांबे के सिक्के तथा पद्मावती से नांग शासकों के गणपति एवं भीम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो बेशनगर से किसके सिक्के प्राप्त हुए? नांग शासकों के तांबे के सिक्के, और पद्मावती से गणपति और भीम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब आता है आभीर वंश के बारे में कि आभीर वंश के संदर्भ में सातवाहनों के अधीन आभीरों ने खानदेश, जो वर्तमान में बुरहानपुर है, वहां पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 250 ईस्वी के नासिक शिलालेख के अनुसार आभीर राज साम्राज्य का संस्थापक ईश्वर सेन था, जिसमें आभीरों ने अनूप प्रदेश, नेवाड़ एवं मालवा में अपने आधिपत्य में ले लिया था तथा इनके पतन के पश्चात इन प्रदेशों के आभीर सामंतों द्वारा वाकाटकों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। यह आभीर वंश के बारे में है। अब पढ़ते हैं बोधि या मध्य वंश के बारे में, जिसमें दूसरी और तीसरी शताब्दी में जबलपुर के त्रिपुरी में बोधि शासकों का शासन था। त्रिपुरी उत्खनन में इस राजवंश में मृण मुद्रांकन प्राप्त हुए। उसमें से इस वंश के 4 शासक श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि के नाम से ज्ञात हुए। इसमें 4 शासक रहे, श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि, शिव बोधि के नाम से ज्ञात हुए। लगभग इसी समय पर मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र पर मगध वंश के शासकों का आधिपत्य रहा। इस वंश का प्रथम शासक भीमसेन था, जिन्होंने अन्य प्रसिद्ध राजा भद्रमघ, शिवमघ थे, और बोधि तथा मगध वंश के शासकों के सिक्के, मोहर तथा शिलालेख कौशाम्बी एवं भीटा के अतिरिक्त बांधवगढ़ जिला उमरिया से प्राप्त हुई। और मध्य वंशी राजाओं ने कुषाणों का अत्यधिक प्रतिरोध भी किया हुआ था। अब पढ़ते हैं वाकाटक वंश के बारे में कि वाकाटक वंश की क्या इंपॉर्टेंस है। वाकाटकों का मूल स्थान बुंदेलखंड रहा। उन्होंने पुराणों में वाकाटक राजवंश के संस्थापक बिंधशक्ति को विदिशा का शासक कहा गया है। किसको शासक कहा गया है? बिंधशक्ति, जो वाकाटक राजवंश का संस्थापक रहा, उसे विदिशा का शासक कहा गया। और इनके स्थापना सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर इनका मूल स्थान था? बुंदेलखंड में इनका मूल स्थान था। बिंधशक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने 275 से 325 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ किया, और उसके समय में वाकाटक राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक किया हुआ था। प्रवरसेन प्रथम के पुत्र गौतमीपुत्र का पुत्र रुद्रसेन प्रथम के राज्य में जबलपुर तथा बालाघाट जिले भी शामिल थे। उन्होंने पूर्व अभियान में विजित किए गए थे। रुद्रसेन प्रथम की राजधानी नागपुर थी, और उसने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से किया हुआ था। प्रभावती के पुत्र प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी को प्रवरपुर स्थानांतरित किया, और उसके शिलालेख बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा से प्राप्त हुए थे। प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र नरेंद्र सेन को बस्तर के नल राजाओं के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा, और इसके साथ ही नरेंद्र सेन का पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय था, जिसका शिलालेख बालाघाट जिले में प्राप्त हुआ है। यह वाकाटक वंश के बारे में। अब पढ़ते हैं गुप्त वंश के बारे में कि गुप्त वंश के संदर्भ में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और इसमें कौन पराक्रमी राजा रहा, इनके अभिलेखों के बारे में भी पढ़ते हैं। गुप्त वंश का सर्वाधिक पराक्रमी शासक समुद्रगुप्त रहा, जिसका शासनकाल 335 से 380 ईस्वी तक रहा। ने मध्य तथा दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त कर विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के समय सागर से प्रवेश कर दमोह, जबलपुर, मंडला होते हुए दक्षिण की ओर गया हुआ था। इस अभियान के दौरान उसने विदिशा के शक सामंत श्रीधर वर्मन पर आक्रमण कर उसे पराजित किया, और इस विजय की स्मृति में उसने सागर जिले के एरण में एक स्मारक का भी निर्माण किया। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ से समुद्रगुप्त द्वारा पराजित अनेक जनजातियों में खरपरिक तथा सनकानिक का उल्लेख मिलता है, और माना जाता है कि खरपरिक दमोह जिले में बटियागढ़ में पाए गए 2 शिलालेखों से उल्लेखित है। खरपरिकों के पूर्वज रहे। परिव्राजक जो नृपहस्तिन के ताम्र फलक पर उत्कीर्ण लेखों में ऐसे 58 वन राज्यों का उल्लेख मिलता है, जिसे समुद्रगुप्त में पराजित किया हुआ था। उनमें से एक दाभाल भी था। दाभाल की राजधानी त्रिपुरी थी, जो जबलपुर के आसपास का क्षेत्र रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त को अपने मंत्रियों और सामंतों के साथ मालवा में एक लंबी अवधि के लिए रुकना पड़ा था, और इस तथ्य की पुष्टि विदिशा के निकट उदयगिरी के वीरसेन साप के गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। और इस गुफा अभिलेख में कहा गया है कि वह साप यहाँ पूर्वी मालवा आया हुआ था, और उसके साथ स्वयं राजा चंद्रगुप्त भी था, और जो संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करने का अभिलाषी
भी था। वीरसेन साहब के बारे में, वीरसेन साहब चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था, जो युद्ध एवं शांति का विभागीय अधिकारी भी था। इसके अतिरिक्त सैन्य अधिकारी आम्रकारदव ने सांची अभिलेख व चंद्रगुप्त के सामंत सनकानिक महाराज के उदयगिरी शिलालेख भी इस क्षेत्र में आधिपत्य की पुष्टि करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन तथा श्रेष्ठतम नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा जाता है, जिसमें गुप्तकालीन काय नामक सिक्के तथा विदिशा और साकोर से प्राप्त हुए। दमोह जिलों की हटा तहसील के ग्राम साकोर, रौंद तथा कुंडलपुर में विद्यमान गुप्त स्थापत्य शैली के विखंडित मंदिरों में यहाँ पर गुप्त राजत्व के आधिपत्य की पुष्टि होती है तथा साकोर के उत्खनन से 24 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिन पर 3 गुप्त राजाओं के नाम अंकित हैं। उनमें से 8 सिक्के समुद्रगुप्त के, 15 सिक्के चंद्रगुप्त के और 1 सिक्के स्कंदगुप्त के प्राप्त हुए हैं। तो यह गुप्तकालीन राजाओं की प्रमुख स्पेशलिटी है। अब आता है कि मध्य प्रदेश गुप्तकालीन अभिलेख के बारे में, जिसमें अभिलेख और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। इसमें अभिलेख आता है मंदसौर अभिलेख के बारे में। मंदसौर अभिलेख गुप्त सम्राट कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में मंदसौर दसपुर में इस अभिलेख प्राप्त हुआ था, जो पश्चिमी मालवा में स्थित है। और इन्होंने दसपुर जो एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, और यह अभिलेख साहित्यिक संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था, जिससे तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला जाता है। फिर आता है उदयगिरी अभिलेख। उदयगिरी अभिलेख रायसेन जिले में स्थित है, जिसे शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख किया गया है। फिर आता है सांची अभिलेख। सांची अभिलेख से प्राप्त इस अभिलेख में हरि स्वामिनी द्वारा काकनाद वोट में स्थित यहाँ के आर्य संघ को धन दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है। फिर आता है तोमेन अभिलेख। तोमेन अभिलेख गुना जिले में स्थित इस अभिलेख में राजा कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। एरड़ अभिलेख। यह अभिलेख सागर जिले में स्थित है, जो गुप्तकालीन में इसका नाम शौभोग नगर था। और एरड़ अभिलेख हूणों की उपस्थिति को दर्शाता है। कुमारगुप्त के शासनकाल में भारतवर्ष में हूणों के आक्रमण प्रारंभ हो गया था, जिसमें स्कंदगुप्त ने हूणों के विरुद्ध अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए उन्हें पराजित किया, परंतु हूणों के बार आक्रमण से गुप्त साम्राज्य को आघात पहुंचा। और यह बुद्धगुप्त के एरड़ शिलालेख से प्राप्त होता है, जिसमें सागर क्षेत्र में गुप्त राज्य का बना रहा। ग्वालियर अभिलेख में बताया जाता है कि यह घूर्ण शासक मेहरकुल ने मंदसौर जिले में एक सूर्य मंदिर का बनवाया था, जिसमें किंतु मेहरकुल के स्थलफलता स्थायी नहीं रही, और उसने मालवा के यशोधर्मन और मगध के नरसिंहगुप्त बालादित्य को 530 ईस्वी के आसपास परास्त किया हुआ था। और इसके पश्चात मेहरकुल का राज कश्मीर, गांधार, सिंध नदी के पश्चिम कुछ भागों में सीमित रहा। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में गुप्त शासकों से संबंधित अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो जबलपुर जिले में तिगवा का विष्णु मंदिर, बघेलखंड के नागोद में भूमरा का शिव मंदिर, अजयगढ़ तथा नचना कुठार स्थित पार्वती मंदिर, सांची का बौद्ध मंदिर, नागोद के खोय ग्राम में शिव मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। यह गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य बाघ गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, जिसमें बाघ गुफाओं के चित्रों की तुलना अजंता गुफा के चित्रों से की गई है। तो यह गुप्तकालीन राजाओं के द्वारा निर्मित किए गए प्रमुख शिलालेख रहे, प्रमुख मंदिर रहे। इन सब के बारे में कुछ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आता है औलीकर वंश के बारे में। औलीकर वंश क्या है? औलीकर वंश मालवा के औलीकरों की एक शाखा ने अपना राज्य दसपुर मंदसौर की राजधानी में स्थापित किया हुआ था। इसके अलावा राजगढ़, नरसिंहपुर, चित्तौड़गढ़, छोटी सादड़ी, मंदसौर, भानपुरा, भोपाल से प्राप्त हुए हैं। मालवा नाम देने का श्रेय औलीकरों को दिया जाता है, और इस वंश का प्रथम शासक नरवर्मन था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। मंदसौर से प्राप्त रेशम काटने वालों की एक श्रेणी, जिसे गिल्ड के नाम से जाना जाता है, कि ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम पश्चिमी मालवा को विजित करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। कुमारगुप्त प्रथम ने पश्चिमी मालवा को अपने साम्राज्य में नहीं मिला हुआ था, बल्कि औलीकर शासक बंधुवर्मन को अपने सामंत के रूप में मालवा पर शासन करने का अधिकार दे दिया था। इस वंश की प्रसिद्धि का शासक यशोधर्मन था, जो मंदसौर से प्राप्त अभिलेखों से यशोधर्मन के उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। उसने उत्तरी भारत में महान विजयी सम्राट के रूप में निरूपित किया तथा 530 ईस्वी में लगभग मालवा पर हूणों और वाकटकों के आक्रमण के कारण अराजकता व्याप्त की थी तथा यशोधर्मन ने स्वयं को मालवा का स्वतंत्र शासक भी घोषित कर दिया गया था।
उस समय तोरमाड़ मेहरकुल के नेतृत्व में हूणों के मालवा, सागर तथा एरण के आक्रमण किए हुए हैं। सागर जिले के एरण में स्थापित एक विशालकाय वाराह मूर्ति तोरमाड़ के शासनकाल में अभिलेख उत्कीर्ण है तथा एरण से प्राप्त तांबे के सिक्के से ज्ञात होता है कि तोरमाड़ ने महाराज की उपाधि धारण की हुई थी। 515 ईस्वी में तोरमाड़ का पुत्र मिहिरकुल उसका उत्तराधिकारी बना, जिसका साम्राज्य कश्मीर से मालवा तक विस्तृत है। मिहिरकुल के शासनकाल में ग्वालियर दुर्ग से प्राप्त अभिलेख से गोप बरपद, जो सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है तथा यशोधर्मन ने मेहरकुल को पराजित कर उसे आत्मसमर्पण करने का बाध्य किया तथा औलिगर वंश के अन्य प्रमुख शासक जयवर्धन, शिववर्मन, नरवर्मन आदि रहे। मंदेश्वर अभिलेख शिलालेख के अनुसार यशोवर्मन ने जनेन्द्र, नदोपति, राजाधिराज, परमेश्वर आदि की उपाधियां धारण की थी, जिसे 543 ईस्वी से ही यशोधर्मन की मृत्यु हो गई तथा परिवर्ती गुप्त शासकों ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया हुआ था। अब जानते हैं परिव्राजक या उच्च कल्प वंश के बारे में, जहाँ पर बघेलखंड में खोह ग्राम में 482 से 83 ईस्वी में ताम्रपत्र में परिव्राजक महाराजाओं का उल्लेख मिलता है और यहाँ के शासक परिव्राजक महाराजा कहलाते थे, क्योंकि इन्होंने शाही परिव्राजक राजर्षि सुशर्मन के वंशज थे और इन्होंने राजधानी नागोद रियासत में की थी। खोए के ताम्रपात्र में महाराज हस्ती का उल्लेख मिलता है, जिसमें गुप्त नृप राजभुंतु लिखा होने से बुद्धपुत्र का सामंत प्रतीत होता है और बैतूल में मिले एक अभिलेख से इस वंश की वंशावली दी गई है। परिव्राजक नरेश हस्ती जो 475 से 517 तथा उसके पुत्र संक्षोभ जो 518 से 528 ईस्वी में 6 ताम्रपत्र मिले हुए हैं, जिसमें संक्षोभ का शासन डम्भाल और उसके आसपास के 18 गढ़ों पर भी था। उचेहरा से 14 किलोमीटर दूर भूमरा में स्थित एक शिला स्तंभ प्राप्त हुआ है, जो दोनों राज्यों की सीमा थी और इस राजवंश से संबंधित 7 ताम्रपत्रों, जिसमें ओधदेव, कुमारदेव, जयनाथ, सर्वनाथ नामक नरेशों का उल्लेख मिलता है। भूमरा शिलालेख के उल्लेख के अनुसार सर्वनाथ महाराजा हस्ती का समकालीन थे, तथा उच्च कल्प शासक जयनाथ के अभिलेखों के उसके पूर्व शासक औधदेव, कुमारदेव, जयस्वामिनी और व्यागराज का पता चलता है। अब पढ़ते हैं पांडुवंश के बारे में। पांडुवंश परिव्राजक तथा उच्च कल्प के उत्तर पूर्व में स्थित एक उच्च राजवंश पांडु की राजधानी की जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश के इसका उदय राजा उदयन की एक शिलालेख कालिंजर से प्राप्त हुआ है, जो 5वीं शताब्दी के अंत तक इन्होंने शासन किया हुआ था। रियावा रियासत में एक अन्य पांडुवंश, जिसे मैकाल के पांडु का ताम्रपत्र बमहनी से प्राप्त हुआ है। बमहनी से प्राप्त एक ताम्रपत्र में लेखे नरेश भरतवल के शासनकाल के दूसरे वर्ष में प्रचारित किया गया, जिसे मैकाल के पांडुवंशी नरेशों के इतिहास में विवरण प्राप्त होता है। इस ताम्रपत्र के अनुसार जयबल पांडु का पुत्र प्रथम शासन था और उसके पुत्र वत्सराज एवं पुत्र वधु द्रोण भट्टारिका ने इस वंश के अन्य प्रमुख शासक महाराज नागबल का जन्म हुआ तथा इस ताम्रपत्र की सर्वप्रमुख विशेषता यह रही कि यह जयबल और वत्सराज के नामों की साथ उपाधि तथा पदवी का प्रयोग नहीं किया गया तथा यह नागबल तथा भरतबल के नामों के साथ विभिन्न सम्मान सूचक या देवीय उपाधियों, जिसमें पद्म ब्राह्मण, पद्म महेश्वर, पद्म गुरुदेवत आदि का प्रयोग किया गया है तथा पांडुवंश के अन्य अभिलेखों में बड़ी खार, मलगा, मल्हार से प्राप्त हुए हैं। अब आता है परवर्ती गुप्त या मौखरी वंश के बारे में। परवर्ती गुप्त के शासक गुप्त सम्राटों के अधीन सामंती थे, जिन्होंने संभवतः 5वीं शताब्दी के मध्य स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। अवसाद अभिलेखों से इस वंश के कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, आदित्य सेन गुप्त आदि नरेशों का उल्लेख मिलता है। बाणभद्र द्वारा रचित हर्षचरित में परिवर्ती गुप्त राजवंश महासेन गुप्त को मालवा नरेश कहा गया और उन्होंने महासेन गुप्त का शीघ्र ही मालवा पर अधिकार समाप्त हो गया। वल्लभी के मैत्रक जो शैलादित्य प्रथम ने पश्चिमी मालवा के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कानकुब्ज ये जो कन्नौज नगर में 6ठी सदी के मध्य मौखरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी, वह मध्य प्रदेश के पूर्व निर्माण जिले में आसिरगढ़ के किले महाराजाधिराज सर्ववर्मन का एक ताम्र मोहर लेख प्राप्त हुआ है। कालिंजर क्षेत्र पर मौखरियों के प्रत्यक्ष अधिकार तथा प्रभुत्व का प्रमाण भोजदेव का विक्रम संवत दानपत्र में श्री वर्मन द्वारा किए गए दान का उल्लेख किया गया है तथा कलचुरी और चालुक्य शासकों में आक्रमणों से इनकी शक्ति में
कमी की और अंत में परिवर्ती गुप्त सम्राट थानेश्वर के वर्धन सम्राटों के सामंतों का बनकर रह गए हैं। इसके संदर्भ में ये प्रमुख राजवंश रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में। नेक्स्ट क्लास में हम कलचुरी राजवंश से शुरू करेंगे। कलचुरी राजवंश से चंदेल वंश, राष्ट्रकूट वंश, इन सब के बारे में विस्तृत में जानेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।